परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में परम शांति के तत्व उन्हीं की रोशनी से निकलकर हमारी आत्मा में प्रवेश हो रहे हैं और सब और परम की शांति फैल रही है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना इस मंत्र के साथ जो उन्होंने हमें जागृत मंत्र दिया। और बहुत 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 इस जागृत मंत्र की शक्ति जो हम सबके अंदर जितनी बार हम जपते हैं उतनी बार ये प्रवेश करती है। उस मंत्र को हम बोलेंगे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। पंचाक्षरी मंत्र और रक्षा कवच सूत्र प्लस गुरु जी का सानिध्य बहुत बड़ी बात है। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम आत्माएँ जो स्वयं ऑल माइटी लाइट में से हमारे गुरु महाराज जी अपना एक रूप निकाल कर नीचे आए और हमारे लिए ऐसी ऐसी सौगातें ईश्वर जगह जगह सत्संगों के रूप में बिखेर के गए। जो सत्संग पहले बड़े मंदिर में ही होता था और गुरु जी को पता था क्योंकि गुरु जी त्रिकालदर्शी हैं, उनकी योजनाएं रही। उस योजना के तहत एक योजना उनका महासमाधि लेना भी रहा और उस समाधि के बाद गुरु महाराज जी ने उससे पहले ही ये मूल्य स्थापित कर दिए थे। एक सत्संग बहुत ही सुंदर डिवाइन सुनने को मिला रघुबीर अंकल जी का। जो ये सत्संग दूसरी संगतों के घर में होने शुरू हुए थे उसकी रूपरेखा का भार गुरु महाराज जी ने रघुबीर अंकल को दिया। और रघुबीर अंकल के मुख से ही मैंने सुना कि जब मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया था और गुरु महाराज जी ने मुझे घर बैठे बैठे एक्सपीरियंस करवाया और मुझे धक्का मार के दोबारा से दिल्ली बुलाया। और वहाँ पहुँच के गुरु महाराज जी ने रघुबीर अंकल जी को बोला कि जा संगतों के घर में सत्संग शुरू करवा। तो उन्हीं के श्रीमुख से सुनने को मिला कि एक संगत के घर में बैठा तो गुरु जी का यह आभास मेरे मन में आया। तो मैंने फटाफट रूपरेखा तैयार करी गुरु महाराज जी से वहीं पर अपने अंतर मन में, और जो जो मुझे समझ आता गया मैं करता गया। तो संगत को मैंने बोला कि आज से गुरु महाराज जी के हुक्म से ही सत्संग होगा और पहला सत्संग आपके घर में होगा। तो पहला सत्संग वहाँ पे हुआ, रूपरेखा तैयार करी गई जिसमें रघुबीर अंकल बोले कि जो मेरे मन में आता गया मैं बोलता गया कि चलो एक सब्जी एक रोटी या एक दाल या एक रोटी, चटनी बनानी है बनाओ कोई बात नहीं, कड़ा प्रसाद, और 2 घंटे का प्लेलिस्ट जो बड़े मंदिर में बजती रहती थी, शब्द वाणियाँ। तो पहला सत्संग हुआ और उसके बाद बीच में से अभी 1 घंटे 1.5 घंटे का सत्संग ही हुआ था। तो एक संगत और खड़ी हो गई और उसने कहा मैं घर जाके तैयारी कर रहा हूँ, अगला सत्संग मेरे घर में होगा। कह रहे ऐसे सिलसिला शुरू होता गया। दूसरी संगत के घर गए, शाम हो गई, मुझे वापस जाना था। मैं वापस गुरु जी महाराज जी ने मुझे जाने ही नहीं दिया क्योंकि जो मैं अपने एक सेवा से भाग रहा था वो गुरु महाराज जी ने क्या छगाया उनको और कैसे उनको ही आधार बनाया सत्संग शुरू करवाने का दूसरी संगतों के मध्य। तो दूसरा सत्संग हुआ दिन के टाइम, तीसरा सत्संग हुआ शाम के टाइम। ऐसी संगत के अंदर चाव बढ़ता चला गया, एक्साइटमेंट्स होती रही और रात को हुआ लास्ट सत्संग 2:30 बजे। फिर उसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। फिर एक संगत वो संगत खड़ी नहीं हुई एक्चुअली, गुरु महाराज जी सबके हृदय में बैठ के और अपने अपने घर में सब बोलने लगे अब मेरे घर में, अब मेरे घर में, गुरु जी का प्रसाद समझ के। और कह रहे फिर सवेरे 4 बजे एक अमृत वेला का सत्संग हुआ। ऐसे करते 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 जो मुझे एक दिन रुकना था वहाँ पे, मैं वहाँ रुका 27 दिन। गुरु जी ने मुझे 27 दिन से पहले दिल्ली से जाने ही नहीं दिया। और इसी तरीके से सिलसिला शुरू हुआ सत्संगों का। और मैं आपको बता दूँ सत्संग गुरु महाराज जी ने इसलिए शुरू करवाए, जो गुरु महाराज जी ने मेरे संज्ञान में डाला सत्संग के माध्यम से ही सॉरी, कि गुरु महाराज जी ने चोला छोड़ना था और उसके बाद बड़े मंदिर में लाखों की भीड़ लगनी थी, संभव नहीं सबका एक जगह बैठ के सत्संग करना। और क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल बहुत दूषित हो रहा था और बढ़ता चला जा रहा था, हमारे प्रभु को सबसे पहले पता था। और गुरु महाराज जी ने अपने कई सत्संगों में ये चीज़ें शेयर करी हैं कि आने वाला समय बहुत माड़ा है, आने वाला समय बहुत माड़ा है, जो मुझे बहुत सत्संग गुरु महाराज जी ने सुनने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत शुक्राने मालिक के।
तो ये गुरु महाराज जी ने उसमें एक बड़ी विशेष बात बोली टिप्पणी के रूप में कि जगह जगह सत्संग मैंने इसलिए शुरू करवाए थे ताकि जो अर्थ की वाइब्रेशन है, जितनी देर वहाँ सत्संग होगा 2 घंटा, एक तो उस घर की वाइब्रेशन हाई होगी, नेगेटिव ऊर्जाएं ख़त्म होंगी जो गुरु जी करते हैं गद्दी पे बैठ के। और उसके बाद जब जगह जगह होगा तो फिर प्रांत प्रांत में होगा, स्टेट स्टेट में होगा, कंट्रीज़ कंट्रीज़ में होगा, देश विदेशों में होगा। तो जितनी बार सत्संग होंगे उतनी बार अर्थ की वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी, पॉजिटिव होगी। ये कारण, इसलिए जगह जगह सत्संग कराए जाते हैं आज भी। मुझे नहीं पता इस बारे में कितनों को कितना पता है कितना नहीं पता, पर क्योंकि मेरे दिमाग में ये संदेश गुरु महाराज जी का बहुत कौंध रहा है, मैं शुरू करने लगती हूँ वीडियो और गुरु महाराज जी पे ही छोड़ती हूँ और पता नहीं क्यों इतनी सरसराहट मेरे अंदर शुरू हो जाती है, चिलिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे अंदर गुरु महाराज जी की शक्तियाँ, जो गुरु महाराज जी सबके अंदर बैठकर जो सत्संग शेयर करते हैं, उस टाइम हम इंसान शेयर नहीं कर रहे होते, वो गुरु जी की शक्ति वो सत्संग हमसे बुलवा रही होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमें क्या बोलना है या क्या नहीं बोलना। और मैं बहुत अमेज़ फील करती हूँ इस चीज़ के लिए, जब मैं भी सत्संग सुनती हूँ और बोल रही भी होती हूँ, मुझे पता चल रहा होता है मैं क्या बोल रही हूँ, बट ये मेरे शब्द होते नहीं हैं। अब ये तो बहुत ही एक सुंदर सा वृतांत हुआ जो गुरु महाराज जी ने अभी अभी मेरे दिमाग में से निकलवा कर बताया, और बहुत सुंदर है, ये अपने आप में बहुत ही सुंदर बात है कि क्यों सत्संग जगह जगह गुरु महाराज जी ने शुरू करवाए थे। हमें तो शुक्राने करते हैं, इनके नहीं थकने चाहिए, हर उस दात के जिन्होंने हमें दी। हमारे 5 तत्वों के शरीर से बने हुए हमारे 100 ट्रिलियन सेल्स, हमारे ऑर्गन्स और हमारे जो ये अन्नमय शरीर से लेके पंचकोश तक की यात्राएं, हर एक शरीर, और उसमें गुरु महाराज जी का होना। ठीक है, तो गुरु महाराज जी के साथ ये यात्रा कभी ना ख़त्म होने वाली यात्रा है, और बहुत सौभाग्यशाली हम आत्माएं जो स्वयं निरंकारी हमारे गुरु हैं, और इन्हीं की प्रेरणा से ही हम सब बोलने में सक्षम हो पाते, इतनी समर्थता हम लोग के अंदर आ पाती है। और चमत्कार ये भी है, देखिए अभी बैठे बैठे ही हुआ, जो शब्द मैं जोड़ रही थी अन्नमय शरीर के साथ, गुरुजी ने बुलवाना कुछ और था, मेरे को एकदम ब्लैंक कर दिया और मुझे नहीं पता मैं क्या शब्द आ गया, अब जोड़ रही हूँ पीछे मैं क्या बोल के गई हूँ अभी थोड़ा सा। तो जो भी है गुरु महाराज जी की रज़ा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रज़ा में रहना सबसे बड़ी बात है। हम लोग क्यों परेशान हैं आज की डेट में, गुरुजी से जुड़कर भी हम लोग क्यों फियर्स में हैं, हमारे इमोशंस क्यों कंट्रोल नहीं है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं, जो गुरु महाराज जी ने ही मुझे भी सिखाया, मेरे ज्ञान में, मेरे ज्ञान कोश में डाला, वो ये कि हम लोग नियंत्रण करना चाहते हैं। हम बोल देते हैं हम आपकी रज़ा में हैं, बट जब चीज़ें हमारी योजना के हिसाब से नहीं हो रही होती है, या हमें लगता है कि हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती है, और हम वो होता है एक तरीके का नियंत्रण जो हम छोड़ नहीं रहे होते। और जब हम हैं इनकी रज़ा में और हमें पता है एक एक पल इन्हीं की रेगुलेशन से चलना है, अब हमारा हम में कुछ रहा ही नहीं, तभी मैं बार बार कहती हूँ शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये शब्द जीने के लिए, ये शब्द अपने जीवन में उतारने के लिए है। जब तक हम इन्हें नहीं जिएंगे, जब तक इनके प्रैक्टिसेस पे हम नहीं आएंगे, जब तक अपना नियंत्रण हम खुद पर छोड़ेंगे नहीं, जब तक इस यात्रा को हम समझेंगे नहीं जो बाहर से अंदर की तरफ करनी है। बाहर तो हम रह लिए, दुख ही दुख है, अथाह दुख, कष्ट, ईगोज, फियर्स, एंगर, एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट्स, ये चीज़ें तो बाहरी रूप पे हमने बहुत देखी हैं, और जिसने ना तो हमारी योजनाएं सफल होने दी, ना हमें बैलेंस होने दिया, ना हमें सुखी होने दिया। अब अगर सुखी होना है और बैलेंस होना है, उसकी एक यात्रा अपने भीतर की है जो गुरु महाराज जी के साथ ही संभव है। गुरु जी के स्वयं के श्रीमुख के शब्द हैं, मेरे सानिध्य में आने के बाद तुम्हारे माड़े कर्मों को मैं ही काट रहा हूँ, आगे जाके तुम इसको काटने में समर्थता भी नहीं रखते, इसलिए मुझे अपने माड़े कर्मों को काटने दो, जो दुख आ रहा है उसे सहन करो, और ये बिलीव रखो कि मेरे गुरु महाराज जी हैं, अगर ये दुख उनके होते आ रहा है तो वो चाहते हैं इतना दुख हम सहन करें, उन फियर्स को हम फेस करें, उन इमोशंस को हम कंट्रोल करें, डिटैचमेंट्स में आएँ, एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल छोड़ दें, मतलब अपना एक जीवन का पूरा मरण करके, डेथ जिसे हम कहते हैं, उस एक बाहरी सारी माया का विनाश करके हम अंदर की यात्रा में आए, भीतर की यात्रा में आए, उतरे, अपने ज्ञान में उतरे, अपने सत्य में उतरे, अपने कोशों में उतरे। जिस दिन हम ये नियंत्रण छोड़ देंगे कि क्या होगा, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, उसने कर कैसे दिया, किसी के बोलने का फ़र्क पड़ जाना, किसी के करने का ट्रिगर हो जाना, किस चीज़ पे गुस्सा आ जाना, शांत ना रह पाना, या किसी को बोलकर कुछ हर्ट कर देना,
जब तक ये रहेगा, जब तक ये हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, हम अंदर की यात्रा नहीं कर सकते और गुरुजी की प्राप्ति हम नहीं कर सकते। साफ सी बात है, गुरुजी ने ये मुझे स्पष्ट बोला हुआ है, जो ये विकार नहीं छोड़ेगा वो मुझ तक नहीं आ पाएगा, ना मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, घूमता रह जाएगा वो, फिर जैसी मति जैसी गति में वो जाएगा। सॉरी, पीछे से आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, बेटे की क्लासेस चल रही हैं, बट अब मैं इसे ब्रेक नहीं कर सकती जो मैंने शुरू करा है। मुश्किल बहुत है आध्यात्मिक यात्रा, आसान तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। बहुत मुश्किल है ये यात्रा, क्योंकि यात्रा मुश्किल किस लिए है, एक तो हम अपना नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहते किसी भी अपने विकार पर, जो हमें पता भी नहीं चलता, नहीं समझ आता हमें। और जब ईश्वर करवा रहा होता है तो वो माड़े से माड़े कर्मों को भी कटवाने की एक प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है, जिसमें हमारे सारे विकार घुलते हैं, और एक एक विकार जब घुलता है और उसकी परीक्षा और परख होती है, सीखना शुरू से लेके सीखने तक और सीखने ख़त्म करने की यात्रा तक भी, जिसका कभी अंत है ही नहीं। हर एक अंत अपने आप में एक आरंभ हो जाएगा। आप गुरु की रचना को जान ही नहीं सकते। वो जब ख़त्म करते हैं एक पैटर्न को, तो वो दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो रखा होता है, पहले ही रेडी कर रखा होता है उन्होंने, हमारे विकारों को ही ख़त्म करने की यात्रा पर। यही है गुरु महाराज जी के साथ जुड़ने की एक प्रक्रिया, जिसमें अपने खुद के नियंत्रण को छोड़ना है, चाहे वो दिमाग का है, चाहे वो दिल का है, चाहे वो विचारों का है, चाहे वो डर का है, ग्रीड का है, ईगोज़ का है। ईगो गुरु महाराज जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, ग्रीड गुरु महाराज जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, चालाकियाँ गुरु महाराज जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा नफ़रत गुरु जी इन्हीं चीज़ों से करते हैं, निंदा, चुगली, ग्रीडीनेस, एंगर और आपकी चालाकियाँ, ईगोज़, मैनिपुलेशंस, वो नहीं स्वीकार करते। वो उनका ना खिलाया स्वीकार करते हैं, ना उनका आया स्वीकार करते हैं, ना उनका जाना स्वीकार करते हैं, ना उनका आना स्वीकार करते हैं, ना खुद से स्वीकार करते हैं, ना उनका प्रेम स्वीकार करते हैं, ना उनके भाव स्वीकार करते हैं। भाव जब तक दूषित रहेंगे, चाहे ईश्वर के लिए, चाहे ईश्वर की दूसरी संगतों के लिए, वो अपने से दूर करते हैं, बिना बताए दूर कर देते हैं। तभी हम लोग बड़ा एम्पटी सा फील करते हैं। कई सारी सॉल्स को सुनने का मौका मिला मुझे, तो मैं आज वीडियो में गुरुजी की इंस्पिरेशन से ही सबको एक साथ यहाँ पे अपने इमोशंस को मास्टर कैसे करना है, जिनकी वजह से हम सबसे ज़्यादा क्लिंग महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली क्लिंग हो जाते हैं हम लोग अपने ही इमोशंस में, जिसकी वजह से हम गुरु साहब तक जाने की यात्रा में स्टक हो जाते हैं, हम आगे जा नहीं पाते और हम बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं और हम क्वेश्चंस में पड़ जाते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। उसके बारे में मैं बात करूँगी, पर उससे पहले मैं सत्संग अदायगी करूँगी गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। पर इससे पहले अगर गुरु महाराज जी ने आज इस विषय पर मुझे एकदम अंदर से ये भाव डाला है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इस पर बात ज़रूर करूँगी। और उससे पहले गुरु महाराज जी का शुक्राना करूँगी। गुरु महाराज जी ने मुझे विगत बीते 10-15 दिनों में बहुत बड़ी सीख दी, बहुत बड़ी सीख, विद गाइडेंस एंड विद लव। जब तक मेरी प्रैक्टिसेस लो थी, तब तक चीज़ें समझने में बहुत मुश्किल होती थी, बट अब क्योंकि गुरु महाराज जी ने जाप में बरकतें दी हैं, जाप खुद से मुझे वरदान स्वरूप दिया है, ध्यान वरदान स्वरूप दिया है, सिमरन, सब कुछ इन्होंने वरदान स्वरूप दिया है मुझे। तो अब ऐसा होता है कि अगर मुझसे गलती हो रही है, देखिए बताते गुरुजी किसी को कुछ नहीं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा होती है ना, सालाइन चलती है सबकी। हमें ये फील तो होता रहता है कि कुछ कुछ दूरी पर, समय पर कुछ ना कुछ हमारे चेंजेस होते हैं लाइफ में, और ये चेंजेस गुरुजी द्वारा ही करे जाते हैं हमारे जीवन में, हमें ट्रांसफॉर्मेशन पे लाने के लिए, हमारे लाइफ को चेंज करने के लिए, जिसे वो सुखद लाइफ बनाना चाहते हैं। बट वो जो एक प्रोसेस है, वो हम लोग उसे गलत स्वीकार कर लेते हैं। हम सोचते हैं हमारे ऊपर बड़े कष्ट पड़ रहे हैं, हम बड़े दुख में आ गए हैं, हमारा सब चला गया, क्योंकि वो हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है, वो हमारे कंफर्टेबल जोन से, वो हमारे कंफर्ट से हटाकर वो हमें डिसकम्फर्ट में लेकर आते हैं, पहले हमें उस कंफर्ट से ऊपर के भी कंफर्ट में ले जाने के लिए। तो चुपचाप इसमें गुरु महाराज ये की तरीका देखिए, चुपचाप डिवाइन फ्लो के साथ चलिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, उसे सत्य रूप में स्वीकार कीजिए। स्वीकार करना एक मात्र रास्ता है, और मेडिटेशन एक मात्र रास्ता है किसी भी समस्या से ऊपर उठने का, चाहे वो विचारों पे नियंत्रण है, चाहे वो विकारों पे नियंत्रण है। हमारी समर्थता नहीं है, करना भी कोशिश मत करना, नहीं होगा।
वो मेडिटेशन में गुरु जी के जाप ध्यान सिमरन से ही होगा। ठीक है। अभी 10-15 दिनों में गुरु महाराज जी ने, मैंने ये बात बीच में मुझे आभासित हुई भी थी और मैंने एक वीडियो में ये बात बोली भी है। देखिए, खुद पता चलने के बावजूद भी नहीं पता चला, मुझे पता चल के भी नहीं पता चला कि गुरु महाराज जी, जब मैं एक बहुत ज़्यादा फ्लो में आ गई थी एंड आई स्टार्टेड इंटरेक्टेड विद अदर सोल्स हु आर डिसबैलेंस्ड एंड देयर एनर्जीज आर नॉट बैलेंस्ड, आई थॉट कि दे पीपल नीड मी एंड आई शुड टॉक विद देम सो दैट they can get the good piece of truth so they can walk easily. बट गुरु जी की इच्छा नहीं थी और उन्होंने 10-15 दिन मुझे इस चीज़ में बड़ा इन्वॉल्व रखा, बहुत इन्वॉल्व रखा, विच वॉज नॉट मिस्टेक बट इट इज़ अ वेरी बिग लेसन फॉर मी कि मुझे आगे क्या करना है, बिकॉज वो मुझे आगे ट्रांसफ़र कर रहे थे। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है, मेरा कोई ख़त्म नहीं हो गया, मैं कुछ बन नहीं गई हूँ, वो तो मैं कभी भी नहीं बन पाऊँगी। वो ईश्वर ने जो बनाया है वो ईश्वर की संरचना है मेरे अंदर। मैं ना पहले कुछ किया, ना मैं आज कुछ कर रही हूँ, ना मैं आगे कुछ करूँगी। सिर्फ ये करवा रहे हैं, ये चाहते हैं तो हो रहा है, और हर अपनी सॉल के साथ ये कुछ ना कुछ चाहते हैं तो होता है। तो इन्होंने मुझे सबसे बड़ा लेसन है, मैं ये तो नहीं बताऊँगी क्या हुआ, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लोग इस चीज़ को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा उन्हें, और मैं भी नहीं हर्ट करना चाहती, और गलती उनकी भी नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है। वो गुरु जी की रज़ा है कि तेरी जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस्ड हैं, और बैलेंस की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं। तेरा ट्रांसफॉर्मेशन अभी और हायर लेवल तक जाना है, बिकॉज ये यात्रा तो शुरू हो चुकी है, इसे तो अंत तक लेके ही जाऊँगा मैं, हर हद तक लेके जाऊँगा। और जब भी मैं डावाडोल हुई, गुरु महाराज जी के हमेशा मैसेज आया है, तुझे मैं किसी हालत में हारने नहीं दूँगा। और कल परसों भी गुरु जी का यही मैसेज आया कि डोला ना कर, मैं तेरे नाल है। जब रोई हूँ, गुरु जी का ये मैसेज आया तो रोया ना कर, मैंने चंगा नहीं लगता, मैं भी रोंदा तेरे नाल। फिर कभी सत्संग सुनवा दिए, कभी इंस्पिरेशन वीडियोस सुनवा दिए, कभी ध्यान में बात कर ली, तो फिर समझ आया कि मेरी गलतियाँ थी कहाँ। टुडे इन द मॉर्निंग आई एक्सेप्टेड माई ऑल द मिस्टेक्स गुरुजी। समझ कर भी मैं नहीं समझ पाई, बट मैं इस चीज़ का गिल्ट नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये गिल्ट नहीं है, मेरी मिस्टेक नहीं है। इट्स अ बिग लेसन यू हैव गिवन टू मी कि आई हैव टू बी आइसोलेटेड कम्प्लीटली, एज बिकॉज इफ़ I will take myself in the public, or I will make myself involved with the other souls who are not balanced. So their energies will work in my energies, so that I am feeling so much of drained and trapped. And top of all, on the other side, portals are working, my energies are going higher, and spiritual attacks are coming every time with more force, more and more force. तो उसके लिए मेरा आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, मेरा अकेला रहना बहुत ज़रूरी है। दिस आइसोलेशन इज़ नॉट फॉर एवर और परमानेंट, इट्स टेम्परेरी। इट्स बिकॉज अनटिल अनलेस कि मैं उस गोल तक गुरुजी मुझे ना पहुँचाते जहाँ वो पहुँचाना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द गोल, बट वो जहाँ पहुँचाना चाहते हैं मेरी अवेकनिंग कंप्लीट होने तक। ठीक है, दिस इज़ नॉट कि मैं आई विल गेट समथिंग एज अ रिवॉर्ड, इट्स कि मेरी अवेकनिंग कंप्लीट हो। तो हर सॉल के साथ ऐसे ही उसकी एक जर्नी है। ठीक है, तो मैं कुछ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। बहुत ही गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत बार मरने से बचाया, बहुत बार, मतलब ही हैज़ चेंज माई लाइफ मैनी टाइम्स 360 डिग्री, मैनी टाइम्स। आज मैं ज़िंदा हूँ, सांस ले रही हूँ, तो मेरे गुरु महाराज जी की वजह से। और क्योंकि मेरा जन्म, हर आत्मा का जन्म एक उद्देश्य से होता है, मेरा भी जन्म एक उद्देश्य से हुआ है, जिसमें गुरु महाराज जी ने मुझे आभास डाले और मेरे सामने पूरा रिवाइंड कर दिया मेरा लाइफ। बचपन से की बात करूँगी, व्हेन आई वाज 6 or 7 years ओल्ड। नानी के घर जाते थे, और सबसे स्ट्रेंज मैं आपको बात बताऊँ, दुगरी जलंधर में है। जलंधर मेरी पैदाइश है, मेरी नानी के घर मेरी पैदाइश हुई थी, और जलंधर कैंट में, और जलंधर कैंट के पास ही दुगरी है। आप सोचो, गुरु महाराज जी, जब मैं वहाँ पे पैदा हुई थी, और गुरु महाराज जी के कितने करीब पैदा हुई थी मैं, बट गुरु महाराज जी ने कभी अपने फिजिकल फॉर्म में मुझे मिलने नहीं दिया। कितनी बड़ी बात है ये, बड़ी गूज़बम्स होते हैं मुझे ये, क्योंकि उनका एक उद्देश्य था मुझे लेके। है बहुत शुक्राने मालिक के मेरे कि चलो मैं कम से कम उनके अंडर वॉच में तो पैदा हुई, और मेरे को पूरा यकीन है जिस टाइम मैं वहाँ पैदा हुई होंगी, बिकॉज दुगरी बहुत दूर नहीं है जलंधर कैंट से, बिल्कुल पास है, और गुरु महाराज जी मेरी पैदाइश के टाइम वहीं थे। तो ईश्वर गण वहाँ पे थे जब मेरी पैदाइश हुई।
तो आई एम वेरी लकी सॉल। और गुरु महाराज जी के बहुत शुक्राने, मेरे पिता जिन्होंने मुझे गर्भ में छोड़ा मेरी माँ के और पैदाइश करवाई मेरे अपने पास। बहुत शुक्राने मेरे मालिक के। तो मतलब हर बार छुट्टियाँ पड़ती थी गर्मियों की, हम नानी के घर जाते थे। और मैं आपको अटैक्स के बारे में आज बात करूँगी। जितने अटैक्स मुझे याद आ रहे हैं, हुए तो बहुत, आज समझ आता है क्यों होते थे। क्योंकि जब मेरा पैदा होना एक उद्देश्य है, तो ब्रह्मांड से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो नहीं चाहती थी कि मैं पैदा हूँ, सबसे पहले तो यही नहीं चाहती थी मैं पैदा हूँ। दूसरी, जब मैं बड़ी हो रही थी, वो नहीं चाहती थी मैं ज़िंदा रहूँ, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि आगे आने वाले समय में अगर ईश्वर ने इसकी अवेकनिंग करवा दी, तो जो ईश्वर का उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। तो एक बार ऐसी एक इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है। आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड ऑफ द हाथा बोलते थे हम उसे। बहुत बड़ा घर था मेरी नानी का, बहुत बड़ा, वेरी रॉयल। मतलब आप ये समझ लो कि इतना बड़ा स्पेस था वहाँ पे कि एक बहुत बड़े ग्राउंड की आप कल्पना करें, बहुत बड़े ग्राउंड की। और मेरे 8 मामास और 4 मासियाँ सब वहीं रहे। मतलब मासीस की तो शादी हो गई थी, और जो 8 मेरे मामाज हैं उन सब के घर वहीं पे ही बने हुए थे। और ऐसा नहीं था किसी का पार्टीशन था, बीच में बहुत बड़ी खुली स्पेस थी और सबके घर ऐसे फेजेस पे थे, मतलब आमने सामने में थे। तो हम बड़ा इंजॉय करते थे वहाँ पे जाके ना। और मेरी जो नानी थी वो गौ सेवा करती थी बहुत, और बड़ा अच्छा सा दृश्य था। मतलब विलेज टाइप का दृश्य था, बट बहुत बड़े स्पेस पे बनी थी। नानीज़ की बहुत सारी शॉप्स थी जो उन्होंने रेंट पे दी हुई थी। मेरी नाना जो रहे वो बहुत नामी ग्रामी स्वतंत्रता संग्रामी रहे, एंड ही इज़ वेरी रिच। अब तो है नहीं, नाना नानी दोनों नहीं हैं, दिवंगत हो चुके हैं, और बहुत रिच रहे हैं, बहुत रॉयल रहे। तो हमने हमेशा जाके वहाँ पे बड़ा इंजॉय करा। और एक बार मैं बाहर खेल रही थी, तो मेरे बड़े सारे कज़न्स थे। अब 8 मामास, तो उनके बच्चे भी बहुत सारे। तो हम लोगों को, मतलब ये समझ लो एक पूरी बारात। तो हम लोग हंसते थे जब थोड़े बड़े होते थे कि किसी की भी शादी होगी, बारात की ज़रूरत नहीं, अपना टब्बर बहुत है। तो आई वॉज प्लेइंग ऑन द रोड, एंड वहाँ एक बोरी पड़ी हुई थी। मैं अपने 6-7 साल का बच्चा कितना होता है, मैं खेल रही हूँ, और आज भी वो निशान मेरे पैर पे है। एक कांच का बहुत लंबा सा टुकड़ा बाहर निकला हुआ होगा बोरी के, वो तो बाद में देखा मैंने। मैं पीछे को गई, घच्च करके मेरे पैर में वो घुसा, और इतना डीप घुसा, नसें काट दी उसने पूरी। बहुत छोटी थी मैं। और फिर मेरे कज़न्स थे, वो डर गए, फिर बुला कर लाए, फिर मुझे लेके गए, मेरी ड्रेसिंग वगैरह करवाई। बट मेरे को इतना याद है, मेरा जितनी बार भी मैं इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स मेरे साथ हुए हैं ना, ठीक है वो देखे हैं मैंने, बट मेरे को ना उनके ना पेन्स इतने कुछ याद नहीं है। गुरु महाराज जी ने उस टाइम भी बड़ी मेहर रखी कि मेरा प्रोटेक्शन करा, क्योंकि उस टाइम पे तो ना मैं आध्यात्मिक, ना मुझे याद, ना मैं अपनी स्मृतियों में। तो वो जो कांच घुसा तो बड़े वेग से घुसा, और उसने नसें काटी मेरी, और उल्टे पैर में वो निशान आज भी नीचे रह गया। भरने में उसे बहुत टाइम लग गया था, बट वो एक ऐसा अटैक था जो बेमतलब का हुआ, और मैं ऐसी जगह पे थी भी नहीं कि मैं उस बोरी से टकराती या मुझे धक्का लगा या कुछ। ऑल ऑफ सडन वो कांच मेरे पैर में घुसा। पर गुरु महाराज जी का बहुत शुक्राना, गुरु महाराज जी ने वो भी मेरे प्राण बचाए। फिर उसके बाद हम मलेरकोटला शिफ्ट हुए, मेरे फादर। और मलेरकोटला में मैं शुरू से रही, बड़ी चंचल सी रही हूँ स्वभाव की, बहुत चंचल स्वभाव की रही हूँ, खेलना कूदना मस्त रहना। तो मेरे फादर, टीन शेड होता था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है पूरा इंसिडेंस। मेरे फादर ऊपर टीन शेड पे, तब एरियल्स होते थे ना टीवी के, तो वो एरियल ठीक कर रहे थे, उसके वायर ठीक कर रहे थे, मैं भी चढ़ गई। था वो वी शेप का। मेरे फादर मुझे बोल भी रहे तू मत आ मेरे पीछे, मैंने कहा नहीं मैं तो चढ़ूँगी। उस टाइम मैं होंगी 8-10 साल की होंगी। अब वो इतना ऊंचा मकान, और नीचे एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी हुई, जहाँ ऊपर पापा एरियल ठीक कर रहे थे, नीचे एक कुर्सी टूटी हुई पड़ी हुई थी। ऑल ऑफ सडन मुझे लगा मुझे किसी ने धक्का दिया, और मैं जाके उस कुर्सी में गिर गई। बहुत ऊंचाई से गिरी थी मैं, बहुत ऊंचाई से, कोई भी मर जाता। बहुत ऊंचाई से मैं गिरी नीचे, और जाके मैं उस कुर्सी में फंस गई। लकड़ी की कुर्सी थी, जैसे बीच में पहले वो वाइट कलर के वो सिली नहीं होती थी प्लास्टिक के, उससे, तो वो बीच का टूटा हुआ था, और साइड की कुर्सी पूरी थी। उस कुर्सी में जाके मैं अटक गई, एंड यू वॉन्ट बिलीव, एक खरोच तक नहीं आई मुझे, एक खरोच। मेरे फादर चीखे, मेरी मदर चीखे, भाग के आए सारे, एंड आई वॉज ऑल ओके। मैं उठी, अपना झाड़ा वाड़ा, और फिर खेलने लग गई। तब भी शुक्राना मेरे मालिक का, वो थे उस टाइम भी, तो मैं बच गई। फिर उसके बाद मैं मोदी नगर में जब हम शिफ्ट हुए, तो मोदी नगर में वहाँ पे एक ग्राउंड था, मुझे अच्छे से याद है, झलक याद है मुझे। और वो जो सीसॉ नहीं होता जिससे झूल कर नीचे आते हैं, स्लाइडर था, उससे नीचे स्लाइड करके आते हैं, काफ़ी ऊंचा स्लाइडर था वो। आई वॉज प्लेइंग अलोन एक्चुअली,
मेरी बड़ी सिस्टर थी बट वो उसको गार्डनिंग का शुरू से रहा है, तो वो पार्क में इधर उधर पौधों को देख रही थी एंड आई वॉज प्लेइंग ऑन दैट स्विंग। मैं उसके ऊपर चढ़ी हुई थी और अचानक से फिर मुझे ऐसे लगा मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं जाके नीचे गिरी, बड़े पत्थर पे मेरा सर लगा। आज वो निशान मेरे है, उल्टे साइड पे ही है, हमेशा मेरा उल्टा साइड ही बाहर ही रहा है, आज तक भी रहा था। उल्टे साइड के मेरे आँख के ऊपर, आईब्रो के ऊपर वो निशान है, क्योंकि वो कट पड़ गया था और उस पर स्टिचेस आए थे। तो उस टाइम पे गुरु महाराज जी ने मुझे बचा लिया। वो बहुत बड़ा अटैक था, वो भी बहुत बड़ा अटैक था। अब उसके दौरान के बीच के मुझे याद नहीं, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। एक बारी मैं, फिर जब मैं बड़ी हुई, फिर हम देहरादून आए, मैं देहरादून की बात करूँगी। फिर हम देहरादून आए और देहरादून में आकर जब हम जहाँ रहते थे, मेरे फादर का घर था, तो मैं ONGC पॉलिटेक्निक जब ज्वाइन करा था मैंने, तो वहाँ से मैं आ रही थी, मेरे पास 2 व्हीलर होता था, TVS होती थी तब मेरे पास। तो मैं वहाँ से आई, आते 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 क्या हुआ, टू ऑफ माई फ्रेंड्स वर विद मी एंड मैं गाड़ी चला रही थी। पता नहीं ऑल ऑफ सडन क्या, वन ऑफ माई फ्रेंड ट्राई टू होल्ड माई हैंड्स एंड मैं उसको मना भी कर रही थी कि मत पकड़, गिर जाएंगे, बट मेरा होल्ड था पूरा गाड़ी पे। वो गाड़ी के साथ एक बहुत बड़ा नाला था जहाँ मैं चला रही थी, बड़ी स्पीड में गाड़ी चल रही थी, स्पीड हो गई थी एकदम, अपने आप स्पीड हो गई। और वो नाला बहुत बड़ा था वहाँ पे, अगर हम गिरते नाले में तीनों मरते। और इतनी स्पीड में हो गई वो गाड़ी, इतनी स्पीड में हो गई, ऑल ऑफ सडन इतनी स्पीड में हो गई वो गाड़ी, जाके गिरी नाले के बिल्कुल करीब में। नाले के अंदर तो हम गए नहीं, रोका गुरु महाराज जी ने। उस गाड़ी साइड, सड़क साइड पे मेरी गाड़ी गिर गई। मैं उठी हूँ बड़े आराम से, तो मैंने देखा वो भी मेरा उल्टा ही हाथ था, उल्टा ही हाथ, वो भी उल्टा ही हाथ था। मैं भी अपना हाथ ही देख रही हूँ। और वो पूरा मांस का ना, आप समझ लो 2 इंचेस का पूरा मांस का टुकड़ा, अंदर से पूरी हड्डी दिखने लग गई थी और पूरा मांस का टुकड़ा लोहड़ा लटक गया नीचे। और मेरा घर था वहाँ से आधे घंटे दूर। मैं रोई, खूब रोई। मेरी फ्रेंड्स वगैरह गए और कोई नहीं था साथ में, मुझे घर पहुँचना था। ड्रेसिंग में करवाती कहाँ, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे थी जहाँ पे कोई भी मेरे को हेल्प नहीं थी, बट गुरुजी महाराज साथ थे। तो वो पूरा टुकड़ा खुला हुआ है मेरे हाथ का, लटका हुआ है। और मैं गाड़ी चला के, गाड़ी इतनी ठीक थी कि गाड़ी चला के मैं, गिरी बड़ी जोर की थी गाड़ी, पता नहीं कैसे बच गई, गुरुजी की इच्छा थी। वो गाड़ी लेकर मैं घर तक आई रोते रोते। फिर मम्मी चीखी, सब घर में रोना धोना शुरू। मेरे डॉक्टर पे ले गए और मेरी ड्रेसिंग बड़े टाइम हुई, 15-20 दिन ड्रेसिंग हुई थी वो मेरी। ऐसी एक बचपन का किस्सा और याद आ रहा है मुझे, वो भी अटैक था मेरे ऊपर। एक किस्सा और मुझे याद आ रहा है, मैं छोटी थी तब, हम लोग प्रेम नगर में ही रहते थे, बट हम कहीं और किराए पे रहते थे, तब तक अपना घर नहीं था। आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, वहाँ पे सारे पेड़ थे। आई डोंट नो हाउ, वो सीधा पैर था, सीधे पैर का जो एंकल हिस्सा होता है, मैं खेल कर आई, मुझे ना कोई दर्द ना कुछ। आके घर में देखा, पूरा जैसे हाथ में से पूरा एक टुकड़ा निकल कर लटक गया था ना, ऐसी पैर का भी ना पूरा अंदर की हड्डी दिख रही है, पूरा टुकड़ा कट के नीचे, अपने आप, कुछ लगा नहीं, कुछ नहीं, अपने आप। फिर उसकी ड्रेसिंग हुई, उसका निशान आज तक है। वो भी अटैक था मेरे ऊपर। मतलब कोई कोशिश नहीं छोड़ी गई कि मैं मर जाऊं या मुझे कोई इंजरी हो जाए या मैं बिस्तरे पे पड़ पड़ के सड़ के मर जाऊं। पर गुरु महाराज जी तो गुरु महाराज, जिसको रखना होगा उन्होंने, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ONGC वाला किस्सा हुआ। उसके बाद एक दिन मैं जॉब से वापस आ रही थी, पता नहीं क्या हुआ, इतनी बड़ी बस थी सामने, पता नहीं क्या हुआ, वो भी ऑल ऑफ सडन हुआ था। मेरी स्पीड में बिल्कुल आराम से चला कर आ रही हूँ, अपने आप मेरा जो रेस वाला था तेज हुआ, ब्रेक ऐसी हो गई कि वो लग नहीं रही थी और गाड़ी आग, मेरा ध्यान एकदम डाइवर्ट हुआ, मुझे दिख नहीं रही है बस। और बस के पीछे का जो हिस्सा होता है ना, उसमें आधा नीचे में घुस गई और वो बस इतनी ऊंची हो गई कि मेरे को नीचे से घुसी तो ना वो मेरी गाड़ी टच हुई, और वो किसी ने ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी रोक ली वहाँ पे, लिटरली। वो गुरु महाराज जी, वो वहाँ बचाया मुझे, मर जाती मैं उस दिन। ऐसे ही एक दिन जब गुरु महाराज जी से जुड़ी, तो मैं और मेरी एक संगत अन्नू, वो साथ आ रहे थे। IMA का आर्मी एरिया था, बहुत बड़ी बस हमारे पीछे से जा रही थी और हम दोनों बात करते हुए जा रहे, ना बस की आवाज़ आई, ना बस की, भाई बस चलती है आवाज़ आती है, बस की आवाज़ नहीं आ रही, हॉर्न की आवाज़ नहीं आ रही, इतनी बड़ी बस। हम दोनों गुरुजी की बात करते हुए आ रहे हैं और वो बस इतने करीब से हमारे निकली, इतने करीब से हमारे निकली कि कुछ भी हो जाता हमारे साथ, दोनों मरते। एक हाथ आया पीछे से, उस हाथ ने, गुरुजी का हाथ था वो, उन्होंने इतने प्यार से हमारी गाड़ी यूँ साइड करी
और हम बिल्कुल आराम से अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, हम दोनों। कह रही भाभी ये तो किसी ने ऐसे लगा हमारी गाड़ी साइड करी है। मैं कहा गुरुजी थे और कौन था। वो बस निकली शाएं करके हमारे पास से। ओ हो, जो सीन याद आ रहे हैं, मैं गूज बम्प हो रहा है, चिलिंग हो रही है। मतलब गुरु महाराज जी ने कितनी बार मेरी सुरक्षा कितनी तगड़ी रखी गई शुरू से, आप ये देखें। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जो मुझे अभी याद भी नहीं है। मुझे याद आ रही है, मैं बचपन से बहुत बोलती थी, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं बहुत बोलती थी, और आज वो 4 शब्द और 4 लाइनें और सार्थक हो रही हैं। मैं बहुत बोलती थी और सबको बहुत मोटिवेट करती थी ये 4 शब्द बोल के, जिसको मैं डीमोटिवेटेड मैं बचपन से आता था मोटिवेट करने की, पता नहीं क्यों, दुख नहीं देख सकती थी। तब तो अक्ल भी नहीं थी कि मोटिवेशन होता है ये। तो बड़ी याद रहती थी मुझे ये 4-5 लाइनें, जो शायद मैनिफेस्ट करवाई गुरु महाराज जी ने मुझको, कि खुद को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। वो समाज गुरु महाराज जी ने आके खड़ा कर दिया, जो वो मेरे से पूछते हैं बता तू क्या चाहती है, वाक्य पूछते हैं। बहुत बड़ी घटना हुई है, वो मैं आज नहीं बताऊंगी, वो जब गुरु महाराज जी उद्देश्य पर लाएंगे ना, वो मैं तब रिवील करूंगी, जो ये आने वाले समय से रिलेटेड है। गुरु महाराज जी ने कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन ऐतिहासिक करे हैं ना, मेरे से संबंधित, वो मुझे पता है, वो मैं नहीं बता सकती अभी, वो मैं बताऊंगी पब्लिकली जब गुरु महाराज जी आज्ञा देंगे। मेरे गुरु महाराज जी के साथ मेरी यात्रा बड़ी ही अलौकिक, आध्यात्मिक, चमत्कारिक और मूल्यों से भरी रही। अभी जो 10 दिन में गुरु महाराज जी इतना बड़ा पाठ मुझे सिखाया, which was the biggest reward I can say, the guidance I can say, the support I can say, the protection I can say, कि गुरु महाराज जी ने मुझे पूरा एक्सपीरियंस कराया कि ये कर, पहले करने के बाद तुझे दिखाऊंगा, ये भी यहाँ भी तुझे ऐसे नहीं करना था, दिस यू टुक रॉन्ग। भले ही मिस्टेक नहीं थी वो, बट काउंट मिस्टेक में ही होगी, क्योंकि मुझे रुकना नहीं है कहीं। आई हैव टू गो विथ फ्लो, आई हैव टू गो विथ डिवाइन फ्लो, जिसमें मुझे अपनी योजनाएं नहीं सोचनी कि मुझे ऐसे करूँगी तो शायद गुरुजी ये बोल रहे, नहीं। तब उन्हें लगा कि शी इज़ नॉट गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वॉन्ट टू टीच हर, सो ही क्रिएटेड अ पैटर्न फॉर 10 days, एंड ये पैटर्न आज सवेरे ब्रेक करा उन्होंने। कल शाम को शांति पाई मेरे अंदर, और आज सवेरे पूरा ब्रेक कर दिया पूरे सत्यता के साथ। तो आज का ये सत्संग यहाँ तक रखूँगी मैं। सत्संग तो बहुत सारे हैं, बट मैं अब थोड़ा सा ना चीज़ों को बड़ा डीपली और क्लियरली आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। आज मैं बात करूँगी इमोशंस पे, कि हमारे इमोशंस बहुत बीच में आते हैं जब हम गुरुजी साहब से कनेक्ट होते हैं, बिकॉज हमारे इमोशंस हमारे हार्ट से जुड़े हुए हैं, और हार्ट बहुत सारे विचार क्रिएट करता है। ये हार्ट ही हमें भरमाता है, ये हार्ट ही हमें भटकाता है। मन बंदर होता है, मैं बार बार बोल चुकी हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात, मैं एक सेंटेंस से आज ये वाक्य शुरू करना चाहूँगी, बहुत लोगों के आज जिसमें चीज़ें क्लियर होंगी, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा एक वर्ड है अपने आप में, इमोशन, जो हमारे पूरे अंदर के विकारों से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम क्लेंजिंग कर नहीं पाते, हम उसे छोड़ नहीं पाते। कारण क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसी के बेस्ड पे, ठीक है। एक सेंटेंस होता है कि वी आर द मीनिंग मेकर्स, हम हर चीज़ का मीनिंग निकालते हैं। वी आर द मेकर्स ऑफ क्रिएटिंग दोज मीनिंग्स, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को याद रखना कि वी आर द मीनिंग मेकर्स, हम ही बनाते हैं हर चीज़ का मीनिंग। दिमाग अपनी जगह पे है, ठीक है। यही हेवन क्रिएट करता है, यही हेल क्रिएट करता है। अब आपने हेवन में हेल क्रिएट करना है या हेल में हेवन क्रिएट करना है, डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे आते हैं, जो मेरे भी आए, जो मैं अपनी यात्रा शेयर करूं, कि मैं ये सोच रही थी आई एम राइट, दे डोंट गेट मी, कि मैं ठीक हूँ, उन्होंने मुझे सही तरीके से समझा नहीं। यही होता है ना। तो ये क्या है, हमारा ईगो। ये वो ईगो है जो हम खुद बिल्ड करते हैं अपने थॉट्स में, जो रियल नहीं होते, बट क्या करते हैं, ये आपको लटका देते हैं, ठीक है। आपको कंपैरिजन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी सफरिंग स्टार्ट होती है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। और जो हमारे ईगो होता है,
ये छुपा कहाँ होता है? ये छुपा होता है हमारे बिलीफ सिस्टम में, इसके पीछे छुपा होता है, जो हमारे बिलीव्स होते हैं ना उनके पीछे होता है। अब होता क्या है, कुछ लोग तो इसमें लटके रहते हैं, बहुत टाइटली इस ईगो को पकड़ के रखते हैं, फाइट करते हैं इसके लिए, मर भी जाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं मती गति में, अपने आप को डिफेंड करते करते ही। देखिए, बिलीव्स आर नॉट बैड, ओनली अटैचमेंट्स आर। ठीक है, बिलीव करना, बिलीव्स हमारे जो हमारी अपनी विचारधारा होती है वो ख़राब नहीं होती, बट उसको लेके अटैच्ड रहना वो होता है सबसे बड़ा कारण, जो हमारा ईगो जाता नहीं। अभी बात करें तो एंगर का भी अपना एक पर्पज़ है। अगर आप जैसे गुस्सा हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस चीज़ के ऊपर और चढ़ना शुरू कर देंगे, उस चीज़ को लेकर और चढ़ना शुरू कर देंगे, डूबते चले जाएंगे उसमें। क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उठ ही नहीं पाएंगे। फिर क्वेश्चंस बनते हैं, व्हाट इफ दे इग्नोर्ड मी, डिड आई एम्बैरस माई सेल्फ। ठीक है, कि क्या होगा, अरे उसने तो मुझे इग्नोर कर दिया, क्या मैंने अपने आप की खुद ही बेइज्जती करवा ली। Actually, our thoughts are like monkeys, which is very wild, which is very restless, which is very noisy, right? अब करें क्या? देखिए, only meditation helps. When you will sit still, ठीक है, when you will make yourself calm, जब आप बैठेंगे आराम से, अपने आप को पीसफुल करेंगे, तो वो आपके आइट साइड घूमेंगे, स्विंग करेंगे। बट आपको उसे कंट्रोल नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। वो थॉट्स, जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, जब आपके वो थॉट्स आपको परेशान करने आएंगे, विच आर मंकीज, वाइल्ड, रेस्टलेस एंड नॉइजी, मचाएंगे शोर, आपको थकाएंगे, अपना जंगलीपन दिखाएंगे वो विचार, आपको क्या करना है, मेडिटेशन में बिल्कुल स्टिल होकर बैठना है, गुरु साहब पर ध्यान लगाना है, परम की लाइट में, और ये विश्वास रखना है कि ये मैं अपने आप के विचारों पे कंट्रोल करने के लिए ही बैठी हूँ, गुरु महाराज जी ने बिठाया है। सो डोंट कंट्रोल दैम, जस्ट ऑब्जर्व। एब्जॉर्ब नहीं करना है, ऑब्जर्व। ठीक है, अब देखो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। आवर ब्रेन कांट ऑलवेज टेल द रियल थिंग्स टू अस। वो हमें सच्चाई कभी नहीं बताता, कभी नहीं बताता, क्योंकि वो हमारी धारणाएं हमने बना रखी होती है ना। तो जब आपको रियलाइज़ होती है कि आप जॉय एनर्जीज़ में आप कॉन्फिडेंट हैं, ये हमारे बिलीव्स होते हैं, तो इन बिलीव्स में क्या करना है, आपको विश्वास करना है कि मैं अपने सेल्फ लव में हूँ। ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये मेरे बिलीव्स हैं। तो इसको अच्छे से, इस ड्रीम इट क्लियरली देखो इस ड्रीम को, एंड फील इट डीपली। मेडिटेशन में फील इट डीपली, ड्रीम इट क्लियरली। ठीक है, सो यू विल स्टार्ट कंट्रोलिंग योर ब्रेन, you will start controlling your thoughts when you will observe, will not absorb. So after few days or few months you will see कि now you are the master of your thoughts, and say it until you believe it. जब तक आपको इन चीज़ों पे विश्वास ना हो जाए, तब तक इन चीज़ों को बोलिए, I am confident, I am worthy, I can handle these. Repeat it daily, repeat it daily. And the words rewire your brain. रीजेनरेट हो जाएगा आपका ब्रेन, बिल्कुल रीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, शब्दों में नहीं पढ़ना, पास्ट में क्या हुआ, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अरे उसने ऐसे कह दिया था, अब। ठीक है, द मोर यू लिव इन योर माइंड द मोर यू सफ़र। जितना आप अपने माइंड में रहेंगे आप सफ़र करेंगे। और पीस कहाँ से शुरू होता है? पीस बिगिंस व्हेन यू रिटर्न टू नाउ। लेट गो करोगे, यू विल गो विद द डिवाइन फ्लो, यू विल लूज योर कंट्रोल। आपको अपना कंफर्ट कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा, और ये बिलीव करना पड़ेगा, बार बार अपने आपको समझाना पड़ेगा, गुरु महाराज जी की रज़ा है, वो चाहते हैं, हाथ पैर मारना बंद करो, जो हो रहा है उसे होने दो, उस सत्य को स्वीकार करो, अपना नियंत्रण छोड़ दो। वो विश्वास नहीं करने देगा, बिल्कुल भी नहीं करने देगा।
मी होने के लिए मतलब मैं होने के लिए आपका इंटरप्रिटेशन, आपका आइडेंटिफिकेशन और चीज़ों को रिपीटेशन पे लेकर आना आपके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। सही इंटरप्रिटेशन करनी है, अपनी आइडेंटिफिकेशंस को आपने सत्य के रूप में देखना है और बार बार अच्छी एफर्मेशंस को आपने रिपीट करना है, जो मैंने आपको बोला अभी। दिस इज़ हाउ फीलिंग्स टेक ओवर। इस तरीके से ये फीलिंग्स काम करती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यू हैव टू स्टार्ट ब्रेक इवन वन पार्ट एंड द लूप वीकेंस। जो ये लूपिंग बार बार होती है ना विचारों की, ये ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी। उसका एक पार्ट भी ब्रेक होना शुरू हुआ तो पूरा लूप ब्रेक होगा। देखिए, दो लोग होते हैं, सेम इवेंट्स होते हैं, बट डिफरेंट इमोशंस होते हैं। ये होता क्यों है? देखिए, दो लोग बैठे हैं, मैं और आप बैठे हैं, एक ही जगह बैठे हुए हैं, पर दोनों के इमोशंस अलग कैसे हैं? इट्स नॉट व्हाट हैपेंड, इट्स हाउ यू इंटरप्रेट इट। ये ऐसा नहीं है कि ये हुआ, ये हो क्यों रहा है, ये है कि आप उस चीज़ को देखने का नज़रिया कैसे रखते हैं, समझने का नज़रिया कैसे रखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो दिस क्लियरिफाइज द फर्स्ट स्टेटमेंट आई टोल्ड यू, कि इसे दिमाग में रखना। वी आर द मीनिंग मेकर। हर चीज़ का मीनिंग हम निकालते हैं। पीपल आर नॉट गिविंग इट टू यू। ठीक है, यू हैव नॉट साइंड एनी बॉन्ड कि आपको सोचना है, ऐसे ही सोचना है। आप क्लिंग करते हो, आप उस पर लटकते हो, आप उसे पकड़ लेते हो टाइटली, आप छोड़ते नहीं हो। धारणाओं को बदलने के लिए सत्य को स्वीकार नहीं करते, डरते हैं कि क्या होगा अगर ये सत्य मैंने स्वीकार कर लिया। वो फियर एक बना लेते हैं अपने अंदर, तो उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। 4 के 40, 40 के 400, 400 के 4000, 4000 के 4 लाख। करते रहो। नहीं तो एक काम ये पकड़ लो ना कि जो मैंने बताया है इसको करो, जो मैंने भी करा और अभी तक करना पड़ रहा है, करना पड़ता है। पूर्ण तो मैं अपने आप में कभी नहीं हो पाऊंगी। मैं साफ बोल रही हूँ आप लोगों के सामने, गुरु जी के आगे बैठी हूँ। पूर्ण मैं कभी नहीं हो पाऊंगी। इनकी समर्थता जब तक इनका हाथ सर पे रहेगा, ये आत्मा सही दिशा में रहेगी, सीखती रहेगी, गिरेगी उठेगी, गिरेगी। देखिए, मिस्टेक्स करना गलत नहीं होता, बट एक ही मिस्टेक को ना समझना और बार बार करना, वो बदसलूकी होती है अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठ के। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि इन मिस्टेक्स को हम काबू कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये मिस्टेक्स ठीक हो रही है। देखिए, अगर आपको ये गलती कर देते हैं, आप प्रयत्नशील हुए गुरु जी के साथ बैठ के, आप अपने विकार को, किसी भी एक विकार को दूर करने के लिए प्रयासरत हुए और आप बैठे, ठीक है, और आपने प्रयास करा, दूसरी बार गुरु क्या कर लेगा, उसकी परीक्षा लेगा, परख लेगा, फिर से वही पैटर्न आपके सामने आएगा। वो पैटर्न तब तक नहीं हटेगा जब तक आप शून्यता पे नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल गुणी नहीं हो जाएंगे, पूर्ण नहीं हो जाएंगे। आपने गलती करी, आप गलती रियलाइज़ हुई, आपको गिल्ट हुई, गुरु जी ने बोला गिल्ट नहीं करो, इस गलती को सुधारो। आपने गलती सुधारनी शुरू करी, पहला प्रयास करा, उसके बाद फिर वो हुई, आपको लगा मैं प्रयासरत होगी, मैं हो रही हूँ इसमें सफल, हो रहा हूँ इसमें सफल, और उसके बाद आपने फिर वही पैटर्न आपके सामने लाके आपको परीक्षा में डाला गया परख के लिए कि देखें कि अब ये इस चीज़ के लिए कैसे डील करता है, करती है। फिर वो चीज़ आपके सामने आई, फिर आपने प्रयत्न करा, फिर उस प्रयत्न को आप एनालाइज करोगे, आपको वो फिर से मिस्टेक हो गई गुरु जी। मैंने बहुत बार करा है, बहुत बार, बट हर मिस्टेक पे मैं सीखती गई और उसको पुरानी मिस्टेक द्वारा नहीं करी। ठीक है, और नई ना करने के लिए भी अपने आप को प्रयत्नशील रखा कि कुछ होना नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप एक गलती करे जा रहे हो, अरे गुरु महाराज जी तो माफ़ कर देंगे, 10 बार माफ़ करेंगे, 100, अरे वो करेंगे, बट आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उस चीज़ को ख़त्म भी तो करना है ना। इस सहारे तो नहीं रहना गुरु महाराज जी माफ़ करते रहेंगे, छोड़ देते हैं, वो कहते करता रहे, बैठा रहा, देख रहा मैं, खेल तमाशे हैं आत्माओं के, वो देखते रहते बैठ के। तो दूसरी बात, जो प्रयत्नशील हुए, उसी गलती को द्वारा सामने आई, आपने कैसे हैंडल करा, कैसे डील करा, वो देखते हैं, परखते हैं, यही परीक्षा है। फिर आपको लगा कि यार पहले से मैंने कम करी तो कम करी, वो आपका हुआ, कंट्रोल होना शुरू। थर्ड टाइम आप कहोगे गुरुजी मैं दोबारा नहीं करूँगी, फिर वो पैटर्न देंगे सेम, फिर वो देखेंगे आप कैसे उसको डील करते हो। फिर पहले से अगर आप बहुत ही कम रह गई, 100 में से 20% रह गई, तो प्राउड योर सेल्फ कि आप कर रहे हो, अहम नहीं, प्राउड कि गुरु महाराज जी की समर्थता से ही हो पा रहा है। करते 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 जब वो गलती आपकी होनी बंद हो जाएगी और आप ये प्रण कर लेंगे ये गलती मैं जीवन में करूँगी कि नहीं, या करूँगा नहीं, वो हो गया एक विकार खत्म। ये तो प्रयास है, ये तो निरंतरता है, ये तो कंसिस्टेंसी है, करते रहना है, रुकना कहीं भी नहीं है।
मिस्टेक्स होंगी, बहुत बार होंगी, पर गिर के उठना, उठकर संभलना और संभल कर दूसरों को संभालना और हर चीज़ के शुक्राने महाराज के चरणों में करना, करवाने वाले यही। कभी भी मन को ऊंचा मत आने देना कि मैंने करा है। मन हमेशा नीवा रखना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित रखना, हर सेवा उसकी दी हुई सेवा के रूप में करना। गलत एनर्जीज में अपने आप को मत रखिएगा। सिर्फ ये देखा करिए कि सॉल्स सारी बहुत अच्छी हैं क्योंकि वो गुरु की हैं, बट विकार जो हैं, लड़ाई हमारी विकारों से है, खुद के विकारों से भी। उसको संभालते संभालते जब दूसरों के रहना तो पब्लिक में ही है, समाज में ही है, कहीं भाग तो सकते हैं नहीं। पीपल विल कम एंड गो, यू कांट एस्केप, यू हैव टू फेस एवरीथिंग, यू हैव टू फिक्स एवरीथिंग एक्चुअली। बट जो आपकी एनर्जीज उच्च होती हैं, कहीं रुकना मत। किसी को ज़रूरत है कम बोलिए, कम से कम बोलिए, और जितनी ज़रूरत है उतना बोलिए। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, आपकी एनर्जीज ख़राब होती है। क्योंकि आप किसी से भी बात करते हो, कंटेजियस है, वो आपकी लाइफ में काम करेंगी, जो 10-15 दिन में मेरी करी और मैं बहुत भुगता मैंने। तो कोई बात नहीं, मेरे लिए पाठ थे, और जो गुरुजी की रज़ा आगे सिखा दिया उन्होंने मुझे, आगे से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। मेरे शब्दों में भी आप इस स्ट्रॉन्गनेस को महसूस कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। इन्होंने एक छोटा सा शब्द दिया हमें, शुक्राना, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे परम पिता परमात्मा का, जो इतना ज्ञान और यादें जो हम भूल भी चुके थे वो वापस मुझ में लाए हैं स्मृतियों में। मेरी स्मृतियाँ जाग रही हैं, मैं अपनी आत्मस्वरूप में आकर आत्मस्मृति में वापस आ रही हूँ। मेरे गुरु महाराज जी की ही कृपा है जो मेरे इस जन्म में, गुरुजी टोल्ड मी कि मैं तेरे साथ 3 जन्मों में हूँ, 3 जन्मों से मैं तेरे साथ हूँ, और हर जन्म में मैं तुझे, तेरी आत्मा को परिपक्व कर रहा हूँ। दिस इज़ द लास्ट बर्थ विद गुरु साहब, एंड इसके बाद डिल्यूशन है। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, जो उस पर्पज़ से उन्होंने मुझे लाया है धरती पे, वो पर्पज़ पूरा होने में मैं गुरु महाराज जी के साथ चली हूँ। जहाँ वो पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ खड़ा करना चाहते हैं, करवा दें। और ये हर चीज़ दिमाग से मेरी निकल जाए आज कि मुझे कुछ चाहिए या मुझे कुछ रुकना है या मुझे किसी चीज़ को कंट्रोल करना है। क्योंकि कमियां मैं भी अपनी समझ रही हूँ, कहीं कहीं और आ जाती है तो वो भी मुझे समझनी है। क्लियरली ये कुछ नहीं बताते, पहले आपको एक्सपीरियंस ही करवाएंगे। एंड दोज आर नॉट ईजी, प्रोसेस इज़ नॉट ईजी। और रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी है, रिज़ल्ट में रहेंगे, पास्ट की एनर्जीज़ में रहेंगे, स्ट्रेस्ड रहेंगे, फ्यूचर की एनर्जीज़ में जाएंगे, एंग्जाइटीज़ होंगी। प्रेजेंट में रहना सीख लिए, बिकॉज गॉड इज़ प्रेजेंट इन अ प्रेजेंट मोमेंट। जस्ट enjoy your present moment, just go with the divine flow, just lose your control and let the Guru Sahab work in your or on your soul in your life. तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग सब हंसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। चढ़ती कला का मतलब ही होता है डिवाइन फ्लो, ठीक है। तो फ्लो के साथ जाएं और अपना नियंत्रण छोड़ दीजिए, गुरु जी को नियंत्रित करने दीजिए। बिकॉज हम अपने माड़े कर्मों को नहीं भोग पाएंगे, वो आगे जाके और इतने कठिन हो जाएंगे कि मरना तय है। तो मरने से पहले अपने कर्मों को कटवाइए ताकि आगे अजून हो, और भावन भूसे में ना जाकर गुरु जी की जो 66 करोड़ राम युग के लिए बचेगी जनसंख्या, उसमें हम अपना सीट को बुक कराएं ना। छोड़ दो सब कुछ, डिटैच करो लाइफ से अपने आप को, और एक नई लाइफ में आइए। तो यही शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत 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 बधाई। पहले तो गुरु महाराज जी के सानिध्य में हम लोग सब, दूसरा कि मेरी अच्छी वाइब्रेशंस गुरु साहब के श्री चरणों से होते हुए आप सब में जाएं और आपको प्योरिटी प्रदान करें और मुझे भी प्योरिटी मिले। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव। खुश रहिए, हंसते बसते रहिए।